नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय राजनीति के उस सबसे बड़े सियासी टकराव की बात करेंगे जिसने दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके पब्लिक पॉलिटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच बढ़ती खटास अब सिर्फ गठबंधन की नाराजगी नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति बनाम राज्यों के अधिकारों की खुली जंग बन चुकी है। जिस एनडीए को कभी अटूट माना जाता था वही आज अंदर से दरकता दिखाई दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है नायडू का खुला विरोध और अमित शाह की कठोर रणनीति। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को जो सबसे बड़ा झटका लगा वह यह था कि पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। यहीं से सहयोगी दलों की ताकत अचानक बढ़ गई और उसी क्षण चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता सत्ता के संतुलन के केंद्र में आ गए। टीडीपी के पास मौजूद सांसद सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सरकार की सांस बन गए। यही कारण है कि जब नायडू नाराज हुए तो दिल्ली में हलचल तेज हो गई। नायडू का आरोप साफ है कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से किए गए वादों को निभाने में गंभीर लापरवाही की। विशेष राज्य का दर्जा अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त फंड और बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग, यह सब सिर्फ कागजों में रह गया। नायडू का कहना है कि अमित शाह की दिल्ली केंद्रित नीति ने राज्यों को कमजोर किया और आंध्र प्रदेश को उसका हक नहीं मिला। वहीं अमित शाह का जवाब भी उतना ही आक्रामक रहा। उन्होंने नायडू के फैसले को राजनीतिक अवसरवाद बताया और कहा कि यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। शाह ने यह भी याद दिलाया कि 2018 में भी नायडू ने एनडीए छोड़ा था और उसका नुकसान उन्हें ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, राजनीति सिर्फ इतिहास नहीं वर्तमान समीकरण से चलती है और इस बार हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। आज एनडीए बिना टीडीपी के जिस स्थिति में पहुंच सकता है वह बहुमत से नीचे गिरने का खतरा पैदा कर रही है। संसद में सरकार की हर नीति अब सहयोगियों की सहमति पर टिकी हुई है। यही कारण है कि विपक्ष को भी एक नया आत्मविश्वास मिला है और राहुल गांधी इस मौके को पूरी तरह भुनाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने भाजपा और अमित शाह पर सीधे तौर पर लोकतंत्र से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बिहार और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से लेकर चुनावी प्रक्रिया तक राहुल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि भाजपा ने चुनावों को मैच फिक्सिंग में बदल दिया है और आने वाले समय में इसके बात करेंगे काफी हो रही है, सबूत सामने आएंगे। भाजपा ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। अमित मालवीय और संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर लगातार हार के बाद सिस्टम को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया है और राहुल सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति सिर्फ आरोप और जवाब तक सीमित नहीं रहती। असली खेल जमीन पर चलता है और यही वह जगह है जहां नायडू की विदाई ने भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दक्षिण भारत में भाजपा पहले ही सीमित प्रभाव में थी और नायडू जैसे अनुभवी नेता का अलग होना पार्टी की रणनीति को कमजोर करता है। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर केंद्र सरकार को घेरा और बिहार में वोटर लिस्ट हेराफेरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ दीम कहा कि अगर लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ तो उसका जवाब सड़कों से संसद तक दिया जाएगा। इससे साफ है कि विपक्ष अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अमित शाह की राजनीति हमेशा केंद्रीय नियंत्रण पर आधारित रही है। उनका मानना है कि मजबूत नेतृत्व और सख्त फैसले ही स्थिर सरकार की पहचान है। लेकिन गठबंधन की राजनीति इस सोच को चुनौती देती है। यहां हर सहयोगी अपनी शर्त और सम्मान चाहता है और
यही वह बिंदु है जहां शाह और नायडू की सोच टकराती है। चंद्रबाबू नायडू हमेशा संघीय ढांचे के समर्थक रहे हैं। वह मानते हैं कि भारत जैसे विविध देश में राज्यों को नजरअंदाज कर केंद्र मजबूत नहीं रह सकता। नायडू चाहते हैं कि नीति निर्माण में राज्यों की सीधी भागीदारी हो और फैसले सिर्फ दिल्ली से थोपे न जाएं। यही वजह है कि नायडू सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए यह मुद्दा राजनीतिक से ज्यादा वैचारिक बन चुका है। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि सहयोगी दल सिर्फ वोट की मशीन नहीं बल्कि लोकतंत्र की अहम इकाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव 2029 के चुनावों तक भाजपा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है, खासकर दक्षिण भारत में जहां पहले ही भाजपा को मजबूत पकड़ बनाने में कठिनाई हो रही है। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश में है। राहुल गांधी की यात्राओं और युवाओं से संवाद ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र के मुद्दे अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जनचर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। इससे भाजपा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमित शाह अब भी आश्वस्त नजर आते हैं। उनका कहना है कि नायडू अंततः लौटेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश का विकास एनडीए के साथ ही संभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नायडू बिना शर्त वापसी करेंगे या अपनी शर्तों पर सत्ता का संतुलन बदलेंगे? दोस्तों, आज की राजनीति सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। यह उस दिशा की लड़ाई है जिसमें देश की सत्ता आगे बढ़ेगी। क्या भारत की राजनीति पूरी तरह केंद्रीय नियंत्रण में रहेगी या गठबंधन की मजबूरी उसे अधिक संवाद और सहमति की ओर ले जाएगी? अमित शाह बनाम चंद्रबाबू नायडू की यह लड़ाई असल में सत्ता की सोच की लड़ाई है। एक तरफ मजबूत केंद्र का मॉडल है तो दूसरी तरफ मजबूत राज्यों का विजन। और इसी टकराव के जवाब में आने वाले वर्षों की राजनीति की तस्वीर छुपी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में इसका असर संसद की कार्यवाही, सरकार की स्थिरता और देश की नीति दिशा पर भी पड़ेगा? क्योंकि जब भी गठबंधन सरकार कमजोर होती है तब सबसे पहले असर बजट फैसलों और कानूनों पर दिखता है। और यही वह मोड़ है जहां अमित शाह की रणनीति और नायडू की शर्तें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। नायडू का साफ मानना है कि केंद्र सरकार राज्यों को सिर्फ आदेश देने वाली संस्था नहीं हो सकती बल्कि उसे साझेदार बनकर चलना होगा। और यही सोच अमित शाह की मजबूत केंद्र वाली राजनीति से टकराती है। दोस्तों, नायडू का राजनीतिक अनुभव सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है। वह तकनीक, विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए देश और विदेश में पहचान बना चुके हैं। हैदराबाद को आईटी हब बनाने से लेकर ई गवर्नेंस तक उन्होंने जो मॉडल अपनाया वह आज भी कई राज्यों के लिए मिसाल है। ऐसे में जब वह कहते हैं कि केंद्र आंध्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है तो यह सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं बल्कि राजनीतिक चेतावनी भी है। वहीं अमित शाह की ताकत उनकी संगठन क्षमता मानी जाती है। उन्होंने भाजपा को बूथ स्तर तक मजबूत किया और चुनावी मशीनरी को अभूतपूर्व रूप से तेज बनाया। लेकिन यही संगठनात्मक ताकत जब गठबंधन के दौर में आती है तो लचीलापन कम पड़ने लगता है। सहयोगी दल संगठन नहीं, सम्मान और भरोसा चाहते हैं। और यही वह बिंदु है जहां भाजपा को बार बार झटका लग रहा है। अब अगर हम संसद की स्थिति देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। सरकार को हर अहम बिल में सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वह आर्थिक सुधार हो या संवैधानिक संशोधन। बिना सहयोगियों की सहमति कुछ भी आसान नहीं होगा। और अगर नायडू जैसे नेता असंतुष्ट रहते हैं तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नैतिक आधार भी मिल सकता है। राहुल गांधी इसी मौके की तलाश में है। वह लगातार यह कह रहे हैं कि यह सरकार संख्या के सहारे टिकी हुई है, जन समर्थन के नहीं। राहुल का फोकस युवाओं, किसानों और कम करण प्रदेश ने 2000 मिला या 2000 समर्थन की सार बड़ी
बेरोजगारों पर है। उनकी यात्राओं का उद्देश्य सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भाजपा के मजबूत नैरेटिव को तोड़ना है और नायडू का अलग होना राहुल के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। भाजपा की चिंता सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा है। दक्षिण भारत में भाजपा पहले ही संघर्ष कर रही थी, अब नायडू की दूरी से पार्टी का नेटवर्क और कमजोर हो सकता है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा के लिए राह और कठिन होती दिख रही है। तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता इसे संघीय व्यवस्था की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम विपक्ष नहीं बल्कि केंद्र बनाम राज्य की है, और अगर राज्य एकजुट हुए तो दिल्ली की राजनीति को झुकना पड़ेगा। भाजपा हालांकि यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अमित शाह बार बार यह दोहरा रहे हैं कि सरकार मजबूत है और कोई भी सहयोगी देशहित के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह आत्मविश्वास से ज्यादा दबाव की भाषा है। नायडू की रणनीति भी पूरी तरह साफ नहीं है। वह कांग्रेस के साथ सीधे जाने से बच रहे हैं, लेकिन भाजपा पर दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं। यह एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। नायडू जानते हैं कि उनकी ताकत तभी बनी रहेगी जब वह किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं बंधेंगे। दोस्तों, यही वह राजनीति है जहां नंबर नहीं बल्कि टाइमिंग मायने रखती है। अगर नायडू सही वक्त पर समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और अगर वह आखिरी समय तक दबाव बनाए रखते हैं तो नीति और बजट में बड़े बदलाव करा सकते हैं। अब बात 2026 और 2029 की करें तो यह टकराव और भी अहम हो जाता है। 2026 के राज्य चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव दोनों ही इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। अगर भाजपा सहयोगियों को साथ नहीं रख पाई तो विपक्ष के लिए रास्ता खुल सकता है। राहुल गांधी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वह भाजपा के सहयोगियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा सिर्फ सत्ता तक सीमित है, साझेदारी तक नहीं, और नायडू का उदाहरण देकर वह बाकी क्षेत्रीय दलों को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं आम जनता के लिए यह लड़ाई सत्ता के चरित्र की लड़ाई बन चुकी है। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश एक व्यक्ति, एक पार्टी के इर्द गिर्द चलेगा या राज्यों की आवाज को भी उतना ही महत्व मिलेगा। यही सवाल आने भी आम जनता के लिए कि सत्ता के इर्द गिर्द की बन चुकी है वाले चुनावों का केंद्र बनने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमित शाह बनाम चंद्रबाबू नायडू की यह जंग इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखी जाएगी। यह वही मोड़ है जहां या तो भाजपा अपनी रणनीति बदलेगी या गठबंधन राजनीति एक नया आकार लेगी। अंत में दोस्तों इतना तय है कि यह लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। बयान, पलटवार और रणनीतिक चालें लगातार चलती रहेंगी, लेकिन इसका असर देश की राजनीति पर लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि जब सत्ता और संतुलन आमने सामने होते हैं तब सिर्फ सरकार नहीं, लोकतंत्र की दिशा भी तय होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं बल्कि सत्ता के उस खेल का पर्दाफाश है जिसे जानकर आम जनता सोचने पर मजबूर हो जाएगी। अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच चल रहा टकराव किसी निजी नाराजगी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की लड़ाई है जहां दिल्ली तय करती है कि राज्यों को कितना झुकना है और कितना चुप रहना है। सवाल यह नहीं है कि नायडू नाराज क्यों हैं, सवाल यह है कि क्या अब राज्यों ने भी आंखें खोलनी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, जिस आंध्र प्रदेश ने एनडीए को मजबूती दी, उसी आंध्र को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि आंध्र की आर्थिक रीढ़ था। लेकिन साल दर साल फाइलें घूमती रहीं, घोषणाएं होती रहीं और जमीन पर कुछ नहीं बदला। केंद्र का मतलब नायडू का आरोप है कि दिल्ली ने विकास के नाम पर सिर्फ भाषण दिए और असल पैसा रोक लिया। होनी चाहिए। नायडू यही सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल भाजपा को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि जब सवाल अंदर से उठता है तो उसे देशद्रोह या विपक्षी साजिश कहकर दबाना आसान नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर नायडू जैसे अनुभवी नेता खुलकर कह रहे हैं कि केंद्र ने धोखा दिया तो बाकी सहयोगी क्या सोच रहे होंगे।
क्या वे भी चुपचाप सब देख रहे हैं या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? राजनीति में चुप्पी सबसे खतरनाक संकेत होती है और इस वक्त एनडीए के भीतर वही चुप्पी फैलती दिख रही है। राहुल गांधी इसी चुप्पी को आवाज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं, लोकतंत्र की है। वोट चोरी से लेकर संस्थाओं के दुरुपयोग तक राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें सिर्फ बयान कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सवाल बार बार उठे और जवाब सिर्फ हम मजबूत हैं में सिमट जाए तो शक गहराता है। भाजपा राहुल पर हमला करती है लेकिन नायडू पर सीधे वार करने से बचती है। क्यों? क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर नायडू पूरी तरह अलग हो गए तो यह सिर्फ एक सहयोगी का जाना नहीं होगा, बल्कि दक्षिण भारत में भाजपा के सपने का टूटना होगा। और यही डर आज भाजपा की रणनीति में साफ झलकता है। अब जनता के लिए यह सोचने का वक्त है कि क्या देश की राजनीति कुछ गिने चुने लोगों के फैसलों से चलेगी या राज्यों और जनता की भागीदारी से। बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सत्ता का गणित सबसे आगे आ जाता है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या वोट देने के बाद उनकी आवाज की कोई कीमत रह जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही रवैया जारी रहा तो आने वाले चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के चुनाव बन जाएंगे। नायडू का विरोध एक संकेत है, चेतावनी है कि हर सहयोगी हमेशा झुकने को तैयार नहीं होगा और जब सहयोगी सवाल पूछने लगते हैं तब सत्ता को जवाब देना पड़ता है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक फैसला पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। अगर नायडू मजबूती से खड़े रहते हैं तो यह बाकी राज्यों के लिए मिसाल बनेगा और अगर वह दबाव में लौटते हैं तो यह संदेश जाएगा कि केंद्र के सामने कोई टिक नहीं सकता। यही वह मोड़ है जहां इतिहास लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये सवाल है आपसे। क्या आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां फैसले बंद कमरों में हों या ऐसी व्यवस्था जहां हर राज्य, हर नागरिक की आवाज सुनी जाए? सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं बल्कि सवाल पूछने से जिंदा रहता है। अगर यह रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिन राजनीति के सबसे बड़े खुलासे लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।